नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, आज सबसे पहले कहानी सुनाते हैं, वीडियो बाद में दिखाएंगे क्योंकि वो रिलेटेड है। कहानी में एक राजा साहब है और प्रजा है। राजा बहुत ही दयालु थे। राजा अपने राज्य की प्रगति चाहने वाले थे। सब कुछ सुख शांति से चल रहा था। एक दिन राजा के मन में आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा राज्य परफेक्ट हो, मेरे राज्य में परफेक्शन हो। यानी राजा और प्रजा के बीच में संवाद बंद है। इसका मतलब यह है कि संभवतः प्रजा कष्ट में है, लेकिन प्रजा में से कोई आ क्यों नहीं रहा। एक काम करते हैं, प्रजा को थोड़ा और कष्ट देते हैं, तब देखते हैं ये प्रजा बोलती है या नहीं। इसके बाद राजा साहब ने एक रूल बनाया कि इस ब्रिज को जो पार करना चाहेगा उसको 2 डंडे मारे जाएंगे, 2 कोड़े मारे जाएंगे। और नदी में पानी लाने जाने का वही एकमात्र रास्ता था। तो वहां पर 2 सिपाही तैनात किए गए और प्रजा को कोड़े मारने लगे, लेकिन प्रजा में से कोई बोलने नहीं आया। ये देख करके राजा बहुत दुखी हुआ। बोले, बाप रे बाप, मेरी प्रजा तो पूरी तरह से नकारा और निकम्मी हो गई है। इनको मैंने इतना कुछ दे दिया है कि ये प्रतिकार करना भूल गए। इनके अंदर प्रतिकार की कोई भावना ही नहीं है। खैर, महीने भर ऐसे बीत गए। एक बुजुर्ग फाइनली राजा के दरबार में पहुंचा। राजा प्रसन्न कि चलो, किसी के अंदर तो रीढ़ की हड्डी है, किसी के अंदर तो वो क्षमता है जो बोले। राजा साहब के पास वो बुजुर्ग पहुंचा और बोला, मालिक, हे अन्नदाता, हुजूर, ये जो आपने डंडे मारने के लिए सिपाही लगाए हैं, लाइन बहुत लंबी हो जाती है, पार करने में समय लगता है। मेरी विनती है कि डंडा मारने के लिए कम से कम 5-10 सिपाही और लगाएं, ताकि हम लोग आराम से डंडा खा करके पानी भरने चले जाएं। राजा ने बोला, आप ये कहने के लिए मेरे पास आए हैं? वो डंडा मार रहे हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिना बिना मतलब के अकारण आपको डंडा मारा जा रहा है। इस पर बुजुर्ग ने कहा, हमको क्या प्रॉब्लम है? पानी मिल ही जा रहा है, अनाज मिल ही जा रहा है, 2 डंडे ही तो खाने हैं, इतना तो खा ही सकते। अब आप कहेंगे कि भैया ये कहानी क्यों बोली? बता रहा हूं। कल उन्नाव में कुछ लोग आई लव मोहम्मद बोल के चिल्ला रहे थे। पूरे देश में अलग अलग सेकुलर और कम्युनिस्ट आई लव मोहम्मद का नारा लगा के ट्वीट वगैरह सब कर रहे थे। लेकिन उन्नाव में बदमाशी शुरू हो गई उसके नाम पर। इसके बाद पुलिस ने तोड़ाई शुरू कर दी। यूपी पुलिस ने तोड़ाई कर दी। एक तो ये घटना है जिससे आप समझिए कि जब सब कुछ मिल रहा है तो चुपचाप करो ना, डंडा खाने की आदत क्यों बनाई है। दूसरा कारण आपको पंजाब से लेके जाऊं, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी को अगर राजा माना जाए और उनके समर्थक प्रजा को माना जाए, तो इस प्रजा में प्रतिकार की भावना है। इसलिए भारत नेपाल नहीं बन सकता। इस प्रजा में सिर्फ प्रतिकार की भावना नहीं है, ललकार की भावना है। और इसी ललकार और प्रतिकार की भावना से कांग्रेस बुरी तरह से तिलमिलाई है। और वो पंजाब से उत्तर प्रदेश और बिहारियों को भगाने के लिए आम आदमी पार्टी की राजनीति के साथ खड़ी हुई है। पंजाब में जो कुछ भी चल रहा है वो अपने आप में वही चल रहा है जो यूएस में भारतीयों के साथ चल रहा है। नफरत, रेसिज्म, ये राजनीति विपक्ष को यहां तक लेकर के आई है। जानते हैं डर किस बात का पंजाब में? क्योंकि बिहार और यूपी के लोग अपना वोटर आईडी कार्ड और ये सब बना रहे हैं, जिससे उनको डर है कि भाई वहां पर भी डेमोग्राफी बदल रहा है। बैक टू बैक कुछ वीडियोस दिखाता हूं, फिर कहानी के मर्म को आप और अच्छे से समझेंगे। लेकिन यह समझिए कि डंडा खाने की आदत बहुत गलत है और प्रतिकार का भाव होना चाहिए, इसको समझिए। पहले चलिए एक वीडियो में दिखाता हूं आपको। अब बड़ा मजेदार वीडियो है।
प्यारी प्यारी आजादी, अफसर को दी थी आजादी, याकूब को दी थी आजादी, साहब को दी थी आजादी, आतंकवादी को आजादी, नस्लवादी को आजादी, माओवादी को आजादी, कश्मीर में दे दी आजादी। जिस जेन जी के भरोसे पूरी इंटायर राहुल गांधी की लॉबी भरी हुई थी, वो जेन जी सिर्फ डीयू में नहीं जीता, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जेनजी की जीत बताती है कि भारत के अंदर, हिंदुओं के अंदर वो प्रतिकार की भावना है। ये लेफ्ट कहा करता था आजादी, डबली गैंग, आजादी आजादी। कितना बदल गया है भारत मात्र 10 वर्षों में कि खुल के कह रहे हैं कि भैया हमने दे दी आजादी। और किसको किसको दी? कसाब को दे दी आजादी, अफजल को दे दी आजादी, सबको आजादी मिल रहा है। आपको पता है डंडा कितना कमाल का चीज है? डंडा हो तो ऐसा हो। मद्रास हाई कोर्ट, एक जगह है मद्रास हाई कोर्ट में, तिरनल वैली में 1100 एकड़ की भूमि पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। ठीक है, कितना? 1100 एकड़ पर। और जब मोदी का डंडा चलता है, शासक का डंडा चलता है, तो क्या होता है? इसलिए आज का मैंने टॉपिक ही रखा है मोदी का डंडा। मद्रास के हाई कोर्ट ने तिरनल वैली में 1100 एकड़ की वक्फ बोर्ड की जमीन को खारिज कर दिया। कोर्ट में साफ साफ कहा कि 1752 के अनुदान के अनुसार वक्फ बोर्ड 2.34 एकड़ ही मान्य है और अन्य जमीन हड़पने की बेनकाब कोशिश। आप कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए मित्रों, अगर वक्फ बोर्ड पर अमेंडमेंट मोदी सरकार नहीं लाई होती। इसलिए आई लव मोहम्मद का उन्नाव वाला, बंगाल वाला, ये सारी चीजें जो हो रही है, ये तो दिखावा है। असल सीने में जो दर्द है कि सीएए से लेके आ गया, एनआरसी कान घुमा करके लेके मोदी आ रहा है और वक्फ बोर्ड पे डंडा चल रहा है और विपक्ष की पार्टी परेशान है। कुछ करें तो क्या करें, क्या करें, करें तो क्या करें। उदाहरण देते हैं जो मैंने पंजाब का कहा, ये बहुत जरूरी है आप लोग भी देखें, सुने, जाने कि इस देश में क्या हो रहा है, किस प्रकार की घटिया राजनीति चल रही है। और ये अपने आप को वो लोग हैं जो कहते थे हम राजनीति बदलने आए हैं। इनमें से वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। तो कैसी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, थोड़ा आप सुनिए, देखिए, जानिए। ਭੈਣ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਯੂਪੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਭਈਏ ਰੇਤਾ। कारखाने, फैक्ट्रियां, ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? आप देखिए खुलेआम बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को पंजाब में गाली दी जा रही है और राजा ही वहां चुप बैठा है। तो प्रतिकार की क्षमता अभिषेक तिवारी के अंदर है, बीइंग अ बिहारी। अगर बिहार का कोई आदमी आम आदमी पार्टी या कांग्रेसियों को वोट करता है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर प्रतिकार की भावना मर गई है। कोई भी बिहारी, तो मुसलमान तो स्वयं को भाई बिहारी, यूपी वाले, इनफैक्ट इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भी मानते नहीं। उनका तो उम्मा का कॉन्सेप्ट चलता है, वो तो पूरा कायनात ही मानते, अल्लाह की धरती है तो उसमें मानते नहीं। तो मुसलमानों को आप हटा दीजिए, बाकी बिहार में बचे हिंदू समाज के। हिंदू समाज में कास्ट लाइन के नाम पर विभाजन का जो ये चाल है, जो षड्यंत्र है, जो रचने का प्रयास कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी ने तो दिखा दिया कि भाई वो इसमें नहीं मानता और एबीवीपी को जिताया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने दिखाया। देश को भी बताना पड़ेगा कि इस प्रकार की भारत के अंदर विभाजनकारी राजनीति जो लोग कर रहे हैं, उनको हम छील के रख देंगे, उनको हम उनका गोभीकरण कर देंगे। गोभी समझते हैं ना, वो वाला। ठीक है, अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक नारा और चल रहा है जेएनयू में, ये सुखद है, कमाल। देखिए, सावरकर के गीत जेएनयू में गाए जा रहे हैं। ये है हिंदुत्व की जागृति, ये है देश के अंदर नरेंद्र मोदी के डंडे का कमाल कि क्या बदलाव हुआ है। देवी और सज्जनों, जेएनयू में स्वागत है, ये वीडियो भी देखिए। सावरकर, 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 सावरकर।
बजा रहा है ना, सावरकर सावरकर, छाती पे सांप लौटता है ना कांग्रेसियों के। मैंने पेट्रोल, डीजल, जीएसटी, घर, इसके लिए तो वोट ही नहीं किया है, और मैं तो चैनल भी इसके लिए नहीं चलाता। मैं तो खुलेआम इसी दिन को देखने के लिए चैनल चलाता हूं। और अब आप देखिए 10 वर्षों में ये सारी चीजें आ रही है, कितना सुखद भाव है। एक और ये वीडियो वो न्यूज चैनल का है, मैं चला सकता हूं, आनंद झा जी मित्र हैं और बहुत अच्छा इनका ग्राउंड रिपोर्टिंग शानदार करती है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि देश का माइंडसेट कैसा हो गया और राहुल गांधी कहां पे खड़े हो हैं। सकता है भारत में? जब तक मोदी जी हैं पॉसिबल नहीं है। मोदी पे बड़ा भरोसा है आपको? सिर्फ एक आखिरी बात मैं कहता हूं। सबसे बड़ी चीज बताऊं मैं, क्या? ये सारा दारोमदार है जो एक फ्यूज मिसाइल है ना हमारे देश में, उसको 3 बार लॉन्च करने की कोशिश की गई है, उसका नाम राहुल गांधी है। देखिए, और ये फ्यूज बल्ब की झालर इकट्ठा होके लोगों को नई नई चीजें डालते हैं दिमाग में। बस एक तो जनता का ये परसेप्शन और उसके ऊपर राहुल गांधी का शेयर एरोगेंस। अब मैं राहुल गांधी का एरोगेंस क्यों कहता हूं, आप देखिए बिहार चुनाव से पहले सैम पित्रोदा ने क्या कहा वो अलग बात है, वो एक अलग राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जो राहुल गांधी के एरोगेंस के बारे में जब मैं बात करता हूं तो ये भी वीडियो आप देखिए और इसके बाद सभी कहानियों के साथ कैसे ये सिंक्रोनाइज हो जाता है, आप स्वयं कैलकुलेशन कर लीजिए। किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको हिंदुओं के ऊपर चुन चुन के कार्रवाई की ये जो लालसा है, ये जो लिप्सा है, भारत को सनातन मुक्त बनाने की ये जो उन्मुक्त गगन में उड़ने की जो राहुल गांधी की आकांक्षा है, और ये जो मन में भाव है कि भारत को एक दिन हम सनातन विहीन बना देंगे, क्योंकि इनके अलायंस पार्टनर तो कहते हैं इरेडिकेट सनातन धर्म। ये जो भाव है ये बताता है कि इस देश में वास्तविकता क्या है। लेकिन वास्तविकता से इतर भी एक कहानी है जो राहुल गांधी नहीं समझेंगे, यहां तक कि ओवैसी समझ जाएगा लेकिन राहुल गांधी नहीं समझेंगे। ये वीडियो भी आप देखिए और फिर उसके बाद और एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। एमआईएम के नेताओं से पूछना चाहता हूं, असम में कैंडिडेट बैठा उतारने के लिए आपको पैसा कहां से आता है? महाराष्ट्र में कैंडिडेट उतारने के लिए आपका पैसा कहां से आता है? मैं आपको बताता हूं, बीजेपी से आता है। कि राहुल गांधी थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे, बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं कहां गया भाई आसाम को, ना त्रिपुरा गया मैं। आप जाओ बोले तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अनेक तोते की तरह कोई लिख दिया इनको, स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है। अब सोचिए देश की दुर्दशा और हिंदुओं की दुर्दशा। ओवैसी की पार्टी चाहती है बिहार में राजद के साथ अलायंस हो जाए, कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाए। ओवैसी को गाली दे रहे, सारा फोकस मुस्लिम वोट पर है और मुस्लिम वोट इंटैक्ट भी है। तब हार का डर क्यों सता रहा है? क्योंकि हिंदू वोट भी इंटैक्ट हो रहा है। हिंदू वोट ने कह दिया है राजा साहब हम आपका डंडा नहीं खाएंगे। आपने 2G के नाम पर डंडा मारा, आपने CWC के नाम पर डंडा मारा, कॉमनवेल्थ स्कैम के नाम पर डंडा मारा। आपने किस प्रकार से भारत के कारगिल जवानों के जो बलिदानी हो गए उनकी विधवाओं के फ्लैट आप लोग खा गए। ये डंडा हम नहीं सहेंगे। आप हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आना चाहते थे, वो डंडा भी हमने देखा। मोदी राज में हम डंडा नहीं सहेंगे, डंडा करेंगे, हर जगह करेंगे, बिहार में करेंगे, हर जगह करेंगे।
हिंदू समाज को जागृत करने के लिए बीच बीच में ये सारे एपिसोड बताने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, वरना कर्नाटका जैसी हालत हो जाती है। कर्नाटका में इनके पर इतने निकल आते हैं, कहते हैं कि नहीं, मोदी सरकार हमको डंडा नहीं मार रही है, मोदी को ही हराएंगे। ऐसा भी होता है। अब कर्नाटका में विजयादशमी के दिन एक मुस्लिम जो बुत परस्ती हराम मानती है, वो मां चामुंडेश्वरी की चीफ ऑफ गेस्ट होगी। मां चामुंडेश्वरी में जहां विजयादशमी सेलिब्रेशन होता है, उसकी चीफ गेस्ट होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ हाँ कर सकते हैं, सेकुलर है, सेकुलर है। सोचिए आपका कितना दुर्दिन आ गया है, दुर्दशा आ गया है। अब कर्नाटका के हिंदू चीखेंगे तो भी क्या फर्क पड़ सकता है, आपके चित्कार में आवाज भी नहीं है। वहां के राजा से तो आप ये भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो क्रूर राजा है, कि आप डंडा मार क्यों रहे हो। हर्षा हिंदू आपको याद नहीं होगा, मेरा भाई जो बलिदानी हो गया शेट्टी भाई, वो भी आपको याद नहीं होगा। कहां से याद रहेगा। एक दिन मैं अजीत भारती भी याद नहीं रहेंगे, इसलिए कहानी के प्रथम हिस्से पर जाइए और प्रतिकार करना सीखिए। ये जो आई लव मोहम्मद के नाम पर देश भर में तमाशा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये प्रतिकार ही है। और ये प्रतिकार उनसे सीखिए कैसे होता है। अपने आसपास बजरंग दल, वीएचपी के लोगों से जान पहचान बढ़ाइए। अगर ये आप कर पाने में सक्षम नहीं होंगे ना, तो आपकी स्थिति खराब होगी, दयनीय स्थिति में आप पहुंचेंगे। इसलिए जरूरी है कि इस बात को समझा जाए। नेहा सिंह राठौर का आपने नाम सुना होगा दर्शकों। जरूरी है ये जानिए कि पाप का घड़ा भरता है तो क्या होता है इस देश में। नेहा सिंह राठौर ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर घटिया, निम्न स्तर की टिप्पणियां की, और उसके बाद एफआईआर हुआ। अब कोर्ट ने बोला भाई एफआईआर बरकरार रहेगी, एफआईआर बरकरार रहेगी, याचिका एफआईआर रद्द करने वाली खारिज हो गई। आप देश के प्रधानमंत्री को ऐसे ट्रोल करने के भाव से लगातार जो ट्वीट कर रहे हैं ना, पुख्ता सबूत है। अब बैकिंग शुरू होगी, अभिव्यक्ति की आजादी का रोना धोना शुरू होगा। तो अभिषेक तिवारी याद दिलाएगा कि तमाम नेहा सिंह राठौर के भक्त, केतकी नाम की एक एक्ट्रेस को 103 डिग्री फीवर था और महाविकास अघाड़ी ने उठा लिया था सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट पे, जिसमें किसी नेता का नाम मेंशन नहीं था। सिर्फ इतना कहा गया था कि झूठ बोलने वाले का मुंह टेढ़ा होता है, इतना ही लिखा गया था। अरेस्ट हो गई, 43 दिन जेल में रही, कोई लिब्रांडू नहीं आया। इसलिए अभिषेक तिवारी को ये सेकुलरिज्म, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मत समझाइए। मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ खबर है, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। तो आज नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं जाने से पहले। 7 दिन के अंदर मोदी का डंडा खुद भाजपा में बैठे कई कैबिनेट नेताओं पर चलने वाला है। बड़े कैबिनेट एक्सपेंशन होने के संकेत अभिषेक तिवारी शो के पास पहुंच चुके हैं। एंड आई एम फर्स्ट वन टू ब्रेक दिस। ये पूरे 10 दिन के अंदर होने जा रहा है, बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का डंडा चलेगा और निर्ममता से चलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने डंडा मंगा दिया है बंगाल के लिए भी। नवरात्रि बीतने दीजिए, दुर्गा पूजा और काली पूजा कंप्लीट हो जाने दीजिए, यानी दीपावली तक। इसके बाद ममता बनर्जी को भी पता चल जाएगा, एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग का डंडा चल ही रहा है। डेमोक्रेसी में अगर आप शांति, प्रगति चाहते हैं तो डंडे की बहुत आवश्यकता है। और कानून का डंडा, संविधान का डंडा
बहुत आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी ने बीच में काफी लिबर्टी ले ली थी और इनको लिबर्टी दे भी दी थी। हालांकि बीच बीच में उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि ऐसा नहीं कि मैं डरने वाला हूं। जब सदन के अंदर राजा का राजदंड संगोल स्थापित किया गया तो यह बताया गया कि राजदंड का काम होता है दंड देना भी, लेकिन लिबरांडुओं को लगा, सेकुलरों को लगा, कांग्रेसियों को लग रहा है कि यह होगा नहीं। और राहुल गांधी तो एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि पतंग को बहुत ढील इसलिए दी जाती है ताकि वो तने। तनाव जरूरी है। और मैंने जरासंध वाली कहानी सुनाई थी। एक बार जरासंध ने जब अटैक किया था पहली बार, जरासंध को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण सभी दुराचारियों का नाश करते थे। ऐसा जब 5-6 बार हो गया तो दाऊ बलराम जी क्रोधित हो गया। बोले कृष्ण क्या मजाक चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है भाई? ये जरासंध पूरी दुनिया के राक्षसों को, दुराचारियों को बुला के आता है, हम पर अटैक करता है, तुम सबको मार देते हो और जरासंध को छोड़ देते हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराया और कहा यही तो बात है। जरासंध पूरे धरती से राक्षसों को लाके मेरे सामने खड़ा कर देता है, मारना आसान है। वरना मुझे वन अलग अलग जगह जाकर के भटकना पड़ता है और इनको मारना पड़ता है और पृथ्वी को मुक्त करना पड़ता है। जरासंध का जब टाइम आएगा तो जरासंध का भी काम तमाम कर दिया जाएगा, लेकिन जरासंध को अभी जुटाने दो। तो जरासंध कभी तमिलनाडु में जाता है, जरासंध कभी बिहार में आता है, जरासंध कभी अलग अलग जगह जाता है, वोट चोरी का ड्रामा करता है, जो जो करना है करता है। और नरेंद्र मोदी उनके सभी अलायंस पार्टनर सहित सबका विनाश करते हैं। हर क्षेत्रीय दलों का विनाश हो रहा है। आप देखिए कहां पहुंच गए उद्धव ठाकरे, कहां पहुंच गए शरद पवार। क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त असम में। सबका विनाश हो जाने दीजिए, फिर इनका भी विनाश होगा। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर द अभिषेक तिवारी शो का कंटेंट आपको रिसर्च पसंद आता है तो। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव। और पंजाब वाले मामले पर प्रतिकार जरूर कीजिए, क्योंकि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है और जिस प्रकार से वहां बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध जहर उगला जा रहा है, यह बताता है कि राजनीति कितनी खराब हो चुकी है। मतलब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तो सत्ता में, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। सोचिए यह सब हो रहा है आपकी आंखों के सामने। क्योंकि प्रियंका गांधी जब गाली दी गई थी बिहारियों को मंच से, तो स्वयं प्रियंका गांधी ऐसे ताली बजा रही थी, हंस रही थी। याद है ना? याद रखिएगा। धन्यवाद।